आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 15 जो कि है आर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए बायो क्लासेस। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को फॉलो करिए। आगे के रिविजन्स के लिए क्लासेस आपकी अब कम रह गई हैं और आपके एग्ज़ाम्स करीब हैं, तो बाकी वीडियोस जो अर्लियर ही अपलोडेड हैं उनको भी आप रिविजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू चैप्टर। इफेक्ट ऑफ एडिंग वेस्ट टू द एनवायरनमेंट। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल ये एनवायरनमेंट में फेंकती हैं, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जो है एनवायरनमेंट में डालती हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में क्या होता है, एनवायरनमेंट में तरह तरह के पॉल्यूशन होते हैं। ये पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है या सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है। अब ये जो वेस्ट मटेरियल हैं इनको टू टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है, टू मेन टाइप्स में, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब कि जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं इनटू हार्मलेस सब्सटेंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करके इन सब्सटेंसेस को हार्मलेस सब्सटेंस में डिकम्पोज कर देता है, उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, जैसे कि किचन के प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस, सीरियल्स या प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, लेदर, पेपर, ये सारे एनिमल डंग, एनिमल बोन, ये सारे कुछ डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और ये हार्मलेस सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो सब्सटेंसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको डिकम्पोज नहीं कर पाता है उसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि क्या है, पॉलिथीन बैग्स हैं, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास, मेटल, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारे क्या है, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इसलिए इन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई, टू मेन टाइप्स हैं वेस्ट मटेरियल के। नेक्स्ट, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम किसी एरिया में, ठीक है ध्यान से सुनिए, किसी एरिया में जितने भी बायोटिक कंपोनेंट होंगे और जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट होंगे, बायोटिक कंपोनेंट मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, प्लांट होंगे, एनिमल होंगे, ये प्लस एबायोटिक कंपोनेंट, सॉइल, विंड, एयर, सनलाइट, ये सारे कुछ इन दोनों को मिला के और जो इनके बीच का इंटरैक्शन है, इनके बीच का इंटरैक्शन कैसे है, बायोटिक कंपोनेंट का बायोटिक कंपोनेंट से भी इंटरैक्शन है और बायोटिक कंपोनेंट का एबायोटिक कंपोनेंट से भी इंटरैक्शन है। ठीक है, इनके इंटरैक्शन को कलेक्टिवली हम कहते हैं विद इन अ गिवन स्पेसिफिक एरिया, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। डिफाइन करें हम इसको इस तरह से, an ecosystem consists of all the living organisms in an area along with non-living components and their interaction. This interaction term is very important. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं इकोसिस्टम को, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचुरली प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में उसे हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, पॉन्ड्स। ठीक है, जिसे ह्यूमन ने क्रिएट नहीं किया है उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में जो ह्यूमन क्रिएटेड है, जैसे गार्डन है, पार्क, क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, ह्यूमन क्रिएटेड है, जू है, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आ जाएंगे। दो तरह के हो गए, ह्यूमन नेचुरल और मैनमेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इकोसिस्टम, किनसे मिलके बना होता है, वो कहलाते हैं कंपोनेंट्स। तो दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक तो बायोटिक कंपोनेंट होगा और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट होगा। बायोटिक कंपोनेंट में सारे लिविंग कंपोनेंट्स आ जाएंगे, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, डिकम्पोजर होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो फूड बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर। कौन फूड बनाएगा, ग्रीन प्लांट्स फूड बनाएंगे
और किस प्रोसेस के थ्रू फूड बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाएंगे। ग्रीन प्लांट्स से बनाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बनाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या है, दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसर, दे आर प्रोड्यूसर इन एक्वेटिक एनवायरमेंट। एक्वेटिक कंडीशन में, पानी में ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो फूड बनाती है। इनको खाने वाली स्मॉल फिशेस हैं, स्मॉल फिशेस को खाने वाले लार्जर फिशेस हैं, इस तरह से। तो वहाँ पे भी प्रोड्यूसर है, ब्लू ग्रीन एल्गी है विच आर मेकिंग फूड, सो दे आर ऑल्सो एज अ वर्किंग एज अ प्रोड्यूसर। नेक्स्ट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में तीन कैटेगरीज हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑमनिवोर्स। हर्बीवोर्स वो जो डायरेक्टली प्लांट पे फीड करती हैं, डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट पे, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोर्स, जो केवल प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे, इन्हें हम कहते हैं कार्निवोर्स। इनडायरेक्टली कैसे, कि कार्निवोर्स उन्हीं जानवरों को खाते हैं जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, इसलिए ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट पे। ओमनिवोर्स दोनों खाते हैं, जो डायरेक्टली भी डिपेंडेंट होते हैं प्लांट के और इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिकम्पोज कर देते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को, उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। ये डिकम्पोजर्स जो होते हैं, जैसे डेड जो एनिमल की बॉडी होती है और प्लांट की बॉडी होती है, किसकी बनी होती है, ये बनी होती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनकी बनी होती है। तो इनको ये डिकम्पोज कर देती हैं किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में इनको डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे कि ये फिर से सॉइल में मिक्स हो सके, एनवायरनमेंट में आ सके और फिर से प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर सके और यूज कर सके, मतलब ये रिसाइक्लिंग प्रोसेस हो गई। Next component of the ecosystem which is not biotic, that is abiotic component, जो कि नॉन लिविंग है, जिसे हम जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, विंड, ये सारे क्या है, नॉन बायोटिक कंपोनेंट। और एबायोटिक कंपोनेंट जो कि नॉन लिविंग है लेकिन जिनकी ज़रूरत होती है बायोटिक कंपोनेंट्स के सर्वाइवल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट फूड चेन। फूड चेन टर्म है। फूड चेन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई जो प्रोड्यूसर है, इसको खाने वाले कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर में भी डिफरेंट लेवल्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इस तरह से जो एनर्जी का फ्लो है वो फूड के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रहा है। एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रही है बाय द यूज ऑफ फूड, दिस इज नोन एज फूड चेन। ठीक है। So food chain is the flow of food energy from one organism to the next and to the next and so on. ठीक है, मतलब the process of being eaten and by eaten up, that is known as food chain. ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है और एंड होता है कार्निवोर पे। जैसे कि एग्जांपल है ग्रास। ग्रास प्रोड्यूसर है, इसको खाएगा डियर। डियर क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सबसे पहले आया प्रोड्यूसर के लिए, क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल डियर को खाएंगे लायन। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल है ग्रास, प्रोड्यूसर हो गया, इंसेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग जैसे हो गए, और टर्शियरी कंज्यूमर जो फ्रॉग को खाएगा जैसे कि स्नेक हो गया। किसी किसी में और भी ज्यादा लेवल्स होते हैं, जैसे कि क्वाटरनरी कंज्यूमर भी प्रेजेंट है, स्नेक को फर्दर फ्रॉग खा लिए तो ये क्या हो गया, टर्शियरी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के डिफरेंट 1 से लेकर 4, 5 तक लेवल्स हो सकते हैं। तो इस तरह से फूड चेन में क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है थ्रू फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट। ग्रास को क्रिकेट खा रहा है, क्रिकेट को बर्ड्स, बर्ड्स को स्नेक, अगर आगे क्या हो सकता है, हॉक भी हो सकता है, विच वुड बी क्वाटरनरी कंज्यूमर। ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, इन सब को डिग्रेड करने वाला क्या होगा, डिकम्पोजर। लेकिन ये डिकम्पोजर जो है ना, ये फूड चेन में नहीं आ रहा है, फूड चेन में यही है। ओके। इसी तरह ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। कुछ ये हॉक खा रहा है, देखिए कार्निवोर्स यहाँ पर, ये पॉन्ड
का है, ठीक है। तो डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसको ध्यान से देखिए। फूड वेब, फूड वेब क्या है, जैसे फूड चेन जो होता है वो सिंगल चेन में नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारी चेन्स आपस में इंटरैक्टेड होते हैं जो बनाते हैं फूड वेब। अब ये पौधा है, इसको ये क्रिकेट भी खा सकता है, इसको ये चूहा भी खा सकता है, इस क्रिकेट को ये भी खा सकता है, मतलब फ्रॉग भी खा सकता है, या फिर गिरगिट हो तो गिरगिट भी खा सकता है। तो ये जो फूड चेन्स हैं, ये फूड चेन्स जो होते हैं, ये ऐसा नहीं कि एक चेन फॉर्म में है कि जो है ये आपस में कहीं से कनेक्टेड नहीं, तो डिफरेंट फूड चेन्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे ये पौधा है, इसको एक कीड़ा खा रहा है, ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, इसको ये चिड़िया खा रही है, इसको ये भी खा सकता है, इसको ये भी खा सकता है, ठीक है। तो ये आपस में फूड चेन्स जो हैं ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाए रहती हैं, जिसे हम कहते हैं वेब। वेब मतलब जाल। तो ये एक जाल की तरह का होता है नेचुरली। ये नेचुरल वे में फूड चेन एक सिंगल चेन टाइप की नहीं होती है, ये डिफरेंट चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसे हम कहते हैं फूड वेब। ट्रॉफिक लेवल्स, हर लेवल पे, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जिसी को हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल। जैसे प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, अब ये एनर्जी जाएगी किसमें, हर्बीवोर्स इस पे फीड कर रहे हैं, यहाँ जाएगी तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। हर्बीवोर्स पे फीड कौन कर रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, यहाँ से इसमें गया, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। तो ये हर एक लेवल है ना, ये हर एक लेवल है, इन लेवल्स को हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। Each step in food chain where transfer of food energy takes place is called trophic level. First trophic level कौन सी होगी, प्रोड्यूसर। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर। थर्ड क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। फोर्थ क्या होगा, टर्शरी कंज्यूमर। यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूसर। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल याद रखिएगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या है, प्रोड्यूसर। प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, इसी तरह आगे है। लेकिन ये ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं इनका नंबर 4 से लेकर 5 तक ही होता है, 6 तक हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जब ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना, तो ये जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो ये धीमे धीमे कम होती जाती है। जितनी एनर्जी इसमें थी ये खाएगा तो उतनी एनर्जी इसमें नहीं आएगी, केवल 10% एनर्जी आएगी, ठीक है। बाकी 90% एनर्जी हीट के फॉर्म में डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी तरह इसकी जितनी एनर्जी होगी इसमें से इसकी एनर्जी केवल 10% आएगा। तो लास्ट में एनर्जी की वैल्यू धीमे धीमे कम होती जाती है। इसलिए ये जो शेप है ये पिरामिडल शेप होता है, पिरामिड शेप होता है, ठीक है। एनर्जी फ्लो इन ट्रॉफिक लेवल, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो जो भी सनलाइट आती है उसका केवल 1% सोलर एनर्जी जो उनके लीव्स पे आ रही है उसको यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फॉर स्टोरिंग द फूड, ठीक है। जितनी सोलर एनर्जी आ रही है लैंड पे, लीव्स पे आ रही है, उसका केवल 1% वो यूज करते हैं, उसका केवल 1% वो यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड बनाने के लिए, ठीक है। अब फूड बन गया प्रोड्यूसर में, उसके बाद मैंने बताया 90% जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है इन्वायरमेंट में, और 10% ही ट्रांसफर होता है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को, 10% ही ट्रांसफर होता है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को। इसलिए नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और इस लॉ को हम क्या कहते हैं, 10% लॉ, ठीक। नेक्स्ट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, जैसे बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये यूज़ किए जाते हैं प्लांट्स में, क्रॉप्स में, कि हम बचा सकें इंसेक्ट और पेस्ट से। लेकिन ये जो छिड़काव होता है केमिकल्स का, ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये फूड चेन में एंटर हो जाता है, और फूड चेन में एंटर होने के बाद ये हमारी बॉडी में आ जाता है, हर्बीवोर्स में आया, फिर कार्निवोर्स में आया, तो इस तरह से ये बॉडी में कंसंट्रेट हो जाता है। और इस पर 10% लॉ नहीं काम करता है कि 10% जो है वो
डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जितना है उसमें उतना बॉडी में आ जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट लेवल में धीमे धीमे इनका ऑक्यूमुलेशन होने लगता है नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल में, और इनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। ठीक है, हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन है? हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे ह्यूमन है, क्योंकि इसको खाने वाला कोई नहीं है। तो इस हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे इनका कंसंट्रेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन। The increase in concentration of harmful chemicals in the bodies of organisms at higher trophic level is called biomagnification or biological magnification. Next, human activities affect the environment. अब human activities environment को affect करती हैं, pollution cause करती हैं। जैसे पहला है depletion of ozone layer in the atmosphere। जो स्ट्रेटोस्फीयर अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसमें स्ट्रेटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, उनके बीच में लेयर होती है ओजोन की, O3। इसका फॉर्मूला क्या है? O3। ये O3 बनती कैसे है? ये O3 यूवी रेडिएशन के थ्रू O2 जो होता है ये स्प्लिट होकर के O और O बनाता है। ये O फिर ऑक्सीजन से कंबाइन करके O3 बनाता है। तो ये O3 की लेयर प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच में, ये लेयर प्रेजेंट होती है। ये लेयर करती क्या है कि जो यूवी रेज आ रही है ना, सन से जो यूवी रेज आ रही है, इसमें जो यूवी बी रेज है, कौन सी रेज? यूवी बी रेज। यूवी बी रेज के स्पेक्ट्रम वाली रेज को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और नीचे ये अर्थ पे आने नहीं देता है, अर्थ पे आने नहीं देता है, जिससे कि अर्थ इस रेस से सुरक्षित रहती है। और ये सुरक्षित रखने का क्या मकसद है? क्योंकि ये यूवी रेज जो होती हैं ये बहुत ह्यूमन्स में स्किन कैंसर कॉज करती हैं, प्लांट में भी ये तरह तरह की बीमारियां पैदा करती हैं, उनमें भी ट्यूमर फॉर्म करती हैं। तो ये यूवी रे इस ओजोन लेयर इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर ओजोन लेयर पतली हो जाए तो क्या होगा? यूवी रेज जो होंगी, यूवी बी रेज ये अर्थ पे आने लगेंगी और ये डिफरेंट डिसीजेस कॉज करेंगी। तो इसलिए इसके प्रोटेक्शन की बात की जाती है। ये डिस्ट्रॉय कैसे होती हैं? ये डिस्ट्रॉय होती हैं बहुत सारे केमिकल्स से, जैसे है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, जो कि निकलता है रेफ्रिजरेटर से, और गैसेस जो फायर एक्सटिंग्विशर्स की गैसेस हैं, ये डिस्ट्रॉय करती हैं इस लेयर को, ओजोन लेयर को। ठीक है, इसकी वजह से ओजोन लेयर पतली हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं ओजोन होल। क्या कहते हैं? ओजोन होल। ये ओजोन होल देखा गया है अंटार्कटिका रीजन के ऊपर, जो ओजोन की लेयर है ये काफ़ी पतली हो चुकी है। तो ये होल नहीं है कोई, ओजोन लेयर काफ़ी पतली हो चुकी है और यहाँ आसानी से यूवी बी रेज एंटर कर पाती है, जिसके को हम क्या कहते हैं? ओजोन होल। ठीक है, देखिए स्ट्रेटोस्फीयर और ओजोन लेयर के बीच में क्या है, और ट्रोपोस्फीयर के बीच में ओजोन लेयर है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है कि यूवी रेज ओजोन लेयर को क्रॉस करके कम मात्रा में नीचे पहुँचती हैं। एंटार्कटिका रीजन के ऊपर ये लेयर काफ़ी पतली है, जिसको पर्पल कलर से दिखाया गया है, जिसे कहते हैं ओजोन होल। नेक्स्ट इज मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। जो भी वेस्ट मटेरियल हाउस होल्ड निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? गार्बेज। अगर इन गार्बेजेस को ऐसे ही फेंक दिया जाए बाहर तो ये बहुत सारा पोल्यूशन कॉज करेंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। इन गार्बेजेस में दोनों टाइप के मटेरियल्स होंगे, बायोडिग्रेडेबल भी होगा और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होगा। इसलिए ये पॉल्यूशन क्योंकि कॉज करते हैं, इसलिए इनका डिस्पोजल प्रॉपरली करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, जिससे कि ये पॉल्यूशन क्रिएट हम ना करें एनवायरनमेंट में। कुछ मेथड्स हैं गार्बेज डिस्पोजल के, जैसे कि है लैंडफिल्स। लैंडफिल्स क्या होते हैं? जैसे जो ज़मीन गहरी होती है, सड़कें जहाँ बनती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी दबानी पड़ती है, तो इन जगहों पर कूड़े दबा करके उन ज़मीनों को ऊंचा किया जाता है। अब प्रैक्टिस में भी लाया जा रहा है इसको और किया जा रहा है। रिसाइकलिंग में जैसे पेपर हम बेच देते हैं, मेटल की बॉटल्स बेच देते हैं, ग्लास बॉटल्स बेच देते हैं, तो ये रिसाइकलिंग प्रोसेस में चली जाती हैं। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर, जो काउ डंग है रूरल एरियाज में, काउ डंग क्रॉप वेस्ट
एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने होते हैं, प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने होते हैं, उन सब को यूज़ किया जाता है बायोगैस प्लांट में, और इनसे बनाया जाता है बायोफ्यूल, जिसमें कि होता है बायोफ्यूल गैस जो रिलीज होती है, उसमें पाया जाता है मीथेन, इसमें पाया जाता है क्या, मीथेन, और इसमें पाया जाता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन। ठीक है, ये हाइड्रोजन एंड मीथेन का कॉम्बिनेशन दैट इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर किचन एंड रूरल एरियाज। और जो बचा हुआ सॉलिड मटेरियल बच जाता है गैस निकलने के बाद, उसको यूज कर लेते हैं हम एज अ मैन्योर। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट बनाने के लिए पिट डिग करते हैं, गार्डन्स या कहीं पर भी पिट डिग कर सकते हैं, और इसमें अपने किचन का कूड़ा डाल के उसको ऊपर से कवर कर दिया जाए तो ये कंपोस्ट बन जाएगा, जो गार्डन में यूज हो सकता है। नेक्स्ट इज इंसेनरेशन। इंसेनरेशन में इंसेनरेटर जानवर होता है, इसमें हम कुछ कूड़ों को इसके अंदर डाल के, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उनको कम क्वांटिटी में करना है, तो उनको जलाया जाता है। जलाने के बाद जो गैसेस निकलती हैं, इन गैसेस को पहले हार्मलेस किया जाता है, फिर इसको डिस्चार्ज किया जाता है एयर में, और जो एशेस होती है, एशेस को रिवर में डाल दिया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो हमारे घर से जो सीवेज निकल रहा है, जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम उनको फिल्टर करते हैं, उनके बड़े जो पदार्थ हैं उनको निकाल देते हैं, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बैक्टीरियल से बैक्टीरियल एक्शन करके उसके ऑर्गेनिक मटेरियल्स को चेंज किया जाता है। इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स में फिर फर्दर फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बाद उस वाटर को प्योर किया जाता है, और उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं हम रिवर में या वाटर में, या फिर उसको फर्दर प्यूरिफिकेशन के बाद हम पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं एज अ पोर्टेबल वाटर। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ लैंडफिल का, कूड़ों को इस तरह से दबा करके आप यूज़ कर सकते हैं। रीसाइकलिंग है ये, पेपर्स का रीसाइकलिंग, ये काउडन का यूज़ कर सकते हैं बायोगैस और मैन्योर बनाने में। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट बाय मेकिंग पिट्स। इंसेनरेटर बता दिया आपको। तो इतना ही पढ़ना था आपको इस चैप्टर में। वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए तैयारी जारी रखिए, अच्छे से पढ़िए, रिविजन प्रॉपर करिए। आशा है आपको अच्छे मार्क्स मिले एग्जाम्स में। गुड लक एंड गुड बाय।